Good evening, everyone. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Reshma. Good evening, Sanjana. Good evening, Krishna. Good evening, Soumya. Good evening, Sandhya. गुड इवनिंग सना. क्वेश्चंस हो गए सारे, बाकी बचे हुए. और अभी तक सुबह वाला होमवर्क शायद एक दो ने भेजा मेरे को, बाकियों ने भेजा नहीं है. कब भेजोगे भाई? गुड इवनिंग अंजलि. बताओ कब भेजोगे? क्यों नहीं भेजा अभी तक? सुबह आपको एक डेरिवेशन दिया है ना मैंने करने को. अंजलि, कृष्णा. सर रात को भेज दूंगी. रात को भेजेंगे भाई, तो भेजो, जल्दी भेजो. कब भेजोगे हैं? अभी क्लास के बाद सबका आ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो पहले लेक्चर देख लेना संध्या, उसके बाद भेजना, ठीक है? लेक्चर अपलोड कर दिया है मैंने. चलो, अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं. कल कहाँ तक कर लिए थे? कल कहाँ तक कर लिए थे बताओ. 51 तक किए थे क्या? बोलो भाई. 51 तक किए थे, उसके आगे बताओ. 46. 46 में क्या बताना है? मधु, मधु कल आए थे आप? फिफ्टी वन लिख रहे थे, 46 लिख दिया. ऐसा होता है क्या? अब बताओ भाई, ये 51 वाला हो गया था, किसने पूछा था कल? सना, आपने पूछा था क्या? फोर्टी फाइव पूछा था. 45 कर लिया था आपने, सना? समझ नहीं आया. देखो, 45 वाला जो है वो आपका फजांस रूल के बेसिस पर होगा. और फजांस रूल हमने कहाँ पढ़ा था?
देखो यहाँ है ये था आपका फजान्स रूल। और ये इसमें ये था कि जस्ट एज ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक करेक्टर, तो आयनिक बॉन्ड्स में भी क्या होता है आपका पार्शियल कोवलेंट करेक्टर होता है। तो पार्शियल कोवलेंट करेक्टर जो आयनिक बॉन्ड का होता है वो फजान ने बताया था। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। और इसमें आपसे कोवलेंट करेक्टर के बारे में पूछा है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो आपके पास जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपको तीन दिए गए हैं, कौन कौन से, एक तो NaCl है, और इसके साथ कौन सा है, MgCl2 है, और AlCl3 है। अच्छा, इन तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है, बोलो। अरे बोलो भाई, शांत क्यों हो? अरे इन तीनों कंपाउंड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? पीरियड सेम होते हैं। पीरियड सेम होते हैं वो तो बात की बात है, आपको क्लोरीन एटम सर दिख रहा है तीनों में? भाई सर सी में जो है Cl प्रेजेंट है, क्लोरीन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपका एनायन है वो Cl नेगेटिव है और वो तीनों में सेम है। यानी कि अब यहाँ पर जो कोवेलेंट करेक्टर डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, कैटायन करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहाँ पर कैटायन कौन कौन से होंगे, NaCl में Na पॉजिटिव होगा, MgCl2 में Mg डाई पॉजिटिव होगा, और AlCl3 में Al ट्राई पॉजिटिव होगा। ठीक है, चार्ज तो पता ही है ना सबको किसका कितने कितना ऊपर होता है, मतलब जो ये वैलेंसी है, वैलेंसी को तो आपस में मल्टीप्लाई किया होगा उतना ही चार्ज आ गया। तो ये Na+1 है, Mg+2 है, और Al+3 है। अब यहाँ पर देखो, पहला वाला पॉइंट जो फजान्स रूल का था, क्या था कि द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। अब क्या समझे इससे, कि भाई जितना छोटा कैटायन हो, कैटायन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर एनायन की बात कर रहे होते तो जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब एनायन तो यहाँ पर तीनों में कॉमन हो चुका है, तो अब डिसाइड कौन करेगा, कैटायन करेगा। और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कैटायन कौन सा होगा, बोलो। एल ए क्या, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा एल सबसे छोटा है एल। दोनों का? मतलब कैटायन सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सोडियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव है, या एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव है? एल्यूमिनियम ट्राइप। अच्छा, क्यों होता है एल्यूमिनियम? क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने। तो फिर उससे क्या होगा? उससे उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एल्यूमिनियम आपका क्या है, सबसे छोटा होगा, ठीक है। Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों जो एलिमेंट है ये आपके सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, आई थिंक थर्ड पीरियड से ही करते हैं तीनों। तो थर्ड पीरियड में इनका जो मैक्सिमम वैलेंस शेल है वो n=3 वाला है। और सोडियम पॉजिटिव में देखोगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, लेकिन प्रोटॉन उसके कितने, 11। और उसी तरीके से मैग्नीशियम अगर देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो साइज अगर आपको चेक करना है। तो सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 10, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए न्यूट्रल एटम में, लेकिन ये Na पॉजिटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं, 11। Mg डाई पॉजिटिव में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 10, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर होता है, 12 आपके न्यूट्रल एटम में होते हैं, 2 आपके चले गए +2 चार्ज की वजह से, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन कितने हैं, 12। और एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, न्यूट्रल एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो 13 में से 3 गए, बचे 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 13 ही रहेंगे। तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एल्यूमिनियम में होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले शेल में और ज्यादा पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के, एंड इस वजह से यहाँ पर जो इसका साइज होगा ओवरऑल एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? यस सर। तो अब आपसे ये पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा। तो अभी आपने देखा जितना साइज छोटा होगा कैटायन का उतना ज्यादा क्या होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो एल्यूमिनियम का सबसे छोटा साइज है, यानी कि एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो एल्यूमिनियम तो लास्ट में आएगा, और सबसे कम किस में होगा, सोडियम में होगा, क्योंकि सोडियम का साइज सबसे छोटा है, सोडियम पॉजिटिव का। तो सोडियम पॉजिटिव का सबसे छोटा साइज है, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा। एक सेकेंड, कुछ गलत बोल दिया मैंने, सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि Na पॉजिटिव आपका क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ मैं साइज का ऑर्डर लिख रहा हूँ, Na पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद Mg2 पॉजिटिव का उससे छोटा होगा, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का सबसे छोटा होगा। तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा क्या, आपका कोवलेंट करेक्टर। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, NaCl में सबसे कम कोवलेंट करेक्टर, MgCl2 में उससे ज्यादा, और AlCl3 में सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देखोगे अगर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में ये वाला? यस सर। बाकी लोगों को आ गया या नहीं आया, या खाली हम मूवी देखने आए हो? किया तो ये किसी ने नहीं होगा, मुझे पता है। अब बताओ कौन सा पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, कौन सा क्वेश्चन पूछना है। 49। और स्मृति आपने सारे कर रखे हैं क्या? स्मृति, स्मृति तिवारी, आवाज आ रही है आपको? देखते रहोगे भाई, देख रही हो तो देखते रहो फिर। तुम्हें ये नहीं होता कि तू पूरे दिन में क्या किया है, फिर ये बताओ। जब मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ कि वर्कशीट कंप्लीट करनी है ये वाली, तो तुम अब देख रहे हो कि तुम्हें कौन सा डाउट है। तुमसे क्वेश्चन नंबर टिक लगा के या लिख कर नहीं रखे जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को पूछना है शाम को। भाई नहीं करने होते हैं ना तो क्लास में मत आया करो। 49 वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर शेप। अब इसमें क्या बताऊं मैं, आप निकालो ना इसका वो, जो निकालते थे हम, नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं।
देखो 49 वाला देख लो। आपको इसमें चार ऑप्शन दिए और आपसे पूछा है कि इसमें ट्रायंगुलर शेप, प्लेन ट्रायंगुलर किसका शेप है, ठीक है। तो ये आप कैसे बता सकते हो? ये आप बताओगे हाइब्रिडाइजेशन से। इसके लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। एक मिनट रुको, 57। चलो इसका ना मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अरे वॉइस नहीं आ रही, मैंने कुछ बोला ही नहीं इतनी देर से। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 v+m - c+a करके। तो वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, उसके बाद ही हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन करना। और वैसे अगर आप इसको अलग से करना चाहते हो तो आप इसकी, अगर आपको शेप पता है तो शेप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं आपको एक इजी वाला मेथड बताऊंगा जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपल तरीका है। मतलब टोटल आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना है, ठीक है। और वो आपको पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालोगे। और उसके बाद जो वो टेबल आपने याद करी थी, वो टेबल से आपको बता देना है कि कौन सा वाला इसमें जो ज्योमेट्री है इसका होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, एग्जाम्पल में लिखा भी होगा। तो मतलब इसी टेबल का यूज करना है हमने। तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो इसमें दिया नहीं है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको। तो वो मैं देख कर बता दूंगा। 49 के बाद कौन सा पूछना है?
53, 56, 57, 53 क्या है भाई? 53 है, which of the following is correct? टेट्राहेड्रल ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें भी वही आपको शेप बतानी है, ठीक है। उसके बाद 54 में भी शेप ही आपको, 56 में भी आपको शेप बतानी है। ये 56 तो मैं आपको बता देता हूँ, 56 तो आपने ये टेबल में ही करा था, ठीक है। 56 जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो टेबल हमने याद करी थी। देखो, ये था ना आपका 56। तो 56 में लिखा है कि AB2E टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें बेंड शेप होती है। तो आपसे पूछे कि इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये आपके लिखे थे ना, मॉलिक्यूल टाइप यहाँ पर लिखा हुआ था कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल में किस टाइप की शेप होती है। तो ये लिखा है AB2E। तो AB2E में जो है वो आपकी बैंड शेप होती है, ठीक है। तो पहला वाला ही आपका सही हो गया। बाकी अगर दूसरा देखोगे जो कि आपका AB2E2 लिखा है, तो AB2E2 में भी आपकी कौन सी शेप होती है? बेंट शेप होती है। लेकिन यहाँ पर भी बेंट शेप ही लिखा है, ठीक है। शोज करेक्ट मॉलिक्यूल एंड शेप। हाँ, तो ये वाला भी सही हो गया। और उसके बाद सी वाला जो है AB3E2, तो AB3E2 ये लिखा है। AB3E2 टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें आपकी कौन सी शेप होती है? टी शेप होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके सही है। तो 56 वाले का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूल टाइप कौन सा है, उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर कितने होते हैं, और उसका शेप कौन सा होता है। अब ये अगर याद नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होने वाले एग्जाम में। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद 57 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। तो कौन सा होगा भाई मोस्ट स्टेबल इसमें? बी वाला होगा ना। क्योंकि आपको भाई इस वाले में कौन से रूल लगेगा, कोई बताएगा मेरे को 57 वाले में? 57 पूछा है ना किसी ने? 57 में क्या रूल लगेगा? सना बताओ क्या रूल सर लगेगा? ऑक्टेट, सर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहाँ से आ गया भैया? भाई मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। ऑक्टेट रूल कहाँ से आ गया? ये तो वही बात हो गई कि मैथ्स की क्लास पढ़ रहे थे, फिर किसी ने पूछ लिया कि मतलब कोई बायो का क्वेश्चन। तो ये तो वैसी बात हो गई। ऑक्टेट रूल कहाँ से आ जाएगा भाई? यहाँ पर रिपल्शन का कुछ पढ़ाया था मैंने आपको। रिपल्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन से वाले के बीच में रिपल्शन हाईएस्ट होता है, कौन से वाले में लोएस्ट होता है। याद है किसी को? आयुष जी गुड इवनिंग। देखो, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था जो कि रिपल्शन के बारे में था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो आपका सबसे ज्यादा होता है। एंड उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन आता है। फिर लोएस्ट जो रिपल्शन होता है वो आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो आप इसको देखकर आप कर सकते हो। पहले वाले केस में दोनों लोन पेयर एक साथ हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। दूसरा वाला जो ज्योमेट्री दिया है, उसमें आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रहा है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी दिख रहा है आपको। और थर्ड वाला जो है, उसमें क्या है, उसमें भी आपको, उसमें मेरे को लग रहा है कि ये जो दोनों आपके लोन पेयर दिए हैं वो दूसरे वाले प्लेन में दिए हैं एक साथ, ठीक है। और दूसरे और तीसरे में जब आप एक चीज और देखोगे, तो लोन पेयर जो है सबसे ज्यादा दूर सेकंड वाले में है, और थर्ड वाले में लोन पेयर थोड़ा पास है। तो 57 का जो है आपका
बी वाला होना चाहिए। P7, P7 का ए है। ClF3 है ना? ठीक है ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है ना, वो आपका इक्वेटोरियल और जो आपका एक्सियल पोजीशन मैंने आपको बताया था, वो वाला इसमें रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने ये कहाँ पढ़ा था, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, रिपल्शन कम होता है, और एक्सियल पोजीशन पे जो रिपल्शन है वो आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमने PCl5 वाले में पढ़ा था, तो PCl5 वाला ओपन करता हूँ मैं एक बार। यही था आई थिंक, है ना? अच्छा ठीक है, तो देखो ये वाली जो लाइन इसमें लिखी है ना, कि जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो आपके ज्यादा रिपल्शन सफर करते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, ठीक है। मतलब जो इक्वेटोरियल आपके लोन पेयर्स होते हैं, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, उनमें रिपल्शन कम होगा, और जो एक्सियल पोजीशन पे आपके लोन पेयर्स होंगे उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर वो सब मतलब इसी में इंक्लूडेड है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्योंकि फर्स्ट वाले के केस में दोनों जो आपके लोन पे थे ये आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। और दूसरा वाला और तीसरे वाले के केस में यहाँ पर जो है, दूसरे वाले में तो आपके एक्सियल पोजीशन पे है, तो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। बट मुझे इसमें अभी भी डाउट लग रहा है। चलो मैं इसे कंफर्म करके बताऊंगा। किसी ने किया ये वाला क्या? कौन सी बुक में दिया है? सर जो हम ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे थे AB2 वाले में, उसी में जो सबसे लास्ट में ना इसके तीनों स्ट्रक्चर्स दे रखे, तो उसमें रीजन भी दे रखा है। अच्छा, एनसीईआरटी में? यस सर। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ClF3, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे यार ये तो पढ़ा था हमने, फिर ये कैसे भूल गए। ये तो था ClF3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो पहला वाला लगाया तो मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, ओके। और इसमें ये लिखा था कि लोन पेयर जो है वो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, सो देर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू अदर्स इन विद द लोन पेयर एट एक्सल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, अच्छा मैंने एक चीज गलत बता दी क्या यहाँ पर, उसका ऑर्डर क्या था लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाले का, रुको एक बार चेक कर लेता हूँ। और वो तो सही लिखा है, लोन पेयर का सबसे ज्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर का, ठीक है। तो इसका आंसर तो यहीं पर दिया था। सना आपने अच्छे से देखा नहीं, ये दिया है इसका आंसर, ठीक है। कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल शेप है वो कौन सी वाली होगी,
तो ये वाली सबसे ज्यादा स्टेबल शेप हो गई, ये जो है जो आपका टी शेप बनता है, ठीक है। ClF3 के मॉलिक्यूल में कौन सी शेप बनती है? टी शेप बनती है, जिसमें आपके लोन पेयर दोनों कहाँ होते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। अब आ गया समझ? ये कर लिया था? हाँ, तो किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ, तो अब आ गया समझ? यस सर। हाँ, अब कौन सा पूछना है? और बताओ कौन सा पूछना है नेक्स्ट? बताओ। और ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप वाला मैं आपको एक मतलब अलग से टॉपिक बताऊंगा। लाइक वो एक ट्रिक जैसा मेथड है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकाल सकते हो। तो अभी वो मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है कि वो करते कैसे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 60 वाला, 60 वाला है। भाई 60 वाला क्या बताना है? 60 वाला तो इजी है। 60 वाला किसने किया है? सना ने किया है। तो सना ये इजी नहीं है ये वाला क्वेश्चन 60 वाला? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। स्नेहा लग रहा है आपने लेक्चर सही से देखा नहीं था। सर ये भी एनसीईआरटी में। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये तो बहुत इजी था, ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। हमने क्या करा था, दो हाइड्रोजन एटम लिए थे, एक ए लिया था एक बी लिया था। और पहले का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पूछा कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं लेक्चर देखा है तो पहले आप ये लेक्चर देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा 60 वाला जो जो पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ही बताया था मैंने, कहा गया? कौन से पेज पर था? ये था ना, ये वाला। देखो ये बताया था मैंने, ये पेज नंबर इस पे देख लेना, कौन सा है ये? पेज नंबर 117 पे। ये बताया तो था मैंने आपको, ये देखो दो मैंने यहाँ पर एटम्स लिए थे, हाइड्रोजन एटम लिए थे यहाँ पे। ये ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, फिर हो जाएगा, ठीक है। स्नेहा, वही एनसीईआरटी भी खोल के देख लिया करो एक बार। अंजलि, आपने भी लेक्चर देखे नहीं है सही से। और बताओ नेक्स्ट कौन सा पूछना है? और 61 वाला भी उसी के बेसिस पर था। बताओ नेक्स्ट कौन सा पूछना है? 79। Which of the following method can be used for the formation of bonding in homonuclear diatomic hydrogen molecule? तो ये तो वो हो जाएगा ना, बी वाला, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO करके हमने एक थ्योरी नहीं पढ़ी थी? बताओ स्नेहा, LCAO वाली कोई हमने थ्योरी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? या ये क्या है, ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। तो इसी से तो हमने यहाँ पर ये हाइड्रोजन का बनाकर भी देखा था, ये नहीं देखा था ये वाला डायहाइड्रोजन का कैसे बनता है?
यहाँ पे 1s1 दोनों के आके 1s2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनाते हैं आगे, तो बी होगा। तो भाई एक बार एनसीईआरटी खोल कर तो देखो कम से कम। एनसीईआरटी आप लोग खोल नहीं रहे हो, रिवीजन आप कर नहीं रहे हो, तो फिर कह रहे हो कि क्वेश्चन हो नहीं रहे। सेवेंटी थ्री 73 में है, consider the state of hybridization of carbon atoms, find out the molecule among the following which is linear। तो लीनियर शेप किसमें बनेगी भाई? sp हाइब्रिडाइज उसमें बनती है ना जिसमें sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। 62 में अभी रुको, 73 के लिए पहले वो तो देख लो। सेवेंटी थ्री का देखो वो होगा ना, आपने देखा था लीनियर शेप किसमें होती है भाई? लीनियर शेप सर एसपी में होती है। हाँ एसपी में होती है ना, वही बता रहा हूँ मैं, एसपी में होती है ना। तो कहाँ था वो? अरे मतलब ये है कि हमने पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लीनियर शेप जो होती है वो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के केस में होती है, जो कि आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले में बनता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, ब्यूटाइन है। तो ब्यूटाइन के केस में हो जाएगा आपका लीनियर शेप। ठीक है, और दोनों यस। तरफ क्या है, बैलेंस्ड है, मतलब दोनों कार्बन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों की तरफ क्या लिखा है, वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो शेप है वो लीनियर शेप हो जाएगी, क्योंकि कहीं से भी कोई रिपल्शन वगैरह कुछ ऐसा हो नहीं रहा ना जिसकी वजह से ज्योमेट्री चेंज होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से बराबर है और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर शेप हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी के क्वेश्चन लगा के रख लो अभी, फिर ब्रेक के बाद करेंगे उसे। तो 5:45 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 5 मिनट बाद।